हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू कलाम पीसीएस। माइशल वैभव मिश्रा। और आज आप लोग मेरे साथ पढ़ेंगे बजट ऑफ बिहार। यहाँ पे हम लोग बिहार की बजट के साथ बेसिक्स भी पढ़ेंगे, जो बजट से रिलेटेड है, कुछ टर्म्स है उसको देखेंगे। प्लस हम एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे जो बजट से रिलेटेड है। बजट स्पीच में कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं, उनको भी हम देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले बजट क्या होता है। व्हेन यू स्टार्ट, तो आपको पता होना चाहिए कि बजट क्या होता है। बजट कौन सी मिनिस्ट्री पेश करती है? तो कौन सी मिनिस्ट्री पेश करती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त विभाग बजट पेश करता है। अब इसके अलावा अगर बाय बेसिक डेफिनेशन आप जाएंगे तो बजट क्या है? तो बजट ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें कि गवर्नमेंट के फाइनेंस के बारे में मेंशन है। फाइनेंस के बारे में क्या मेंशन है? एक्सपेंडिचर्स एंड रिसिप्ट। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में द वर्ड बजट इज नॉट मेंशन। और यहाँ पर क्या मेंशन है? यहाँ पर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंशन है। अगर यूनियन बजट की बात करें तो 112 यूनियन बजट, एंड अगर स्टेट बजट की बात करें तो 202। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला कि बजट लाना एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। ठीक है, कौन ला रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। प्लस आप यहाँ देखिए कि बजट इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सिंपली इकोनॉमिक की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, इकोनॉमिक एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए आपको आइडिया होना चाहिए कि आपके फाइनेंसेस कहाँ से आ रहे हैं, आपके एक्सपेंडिचर क्या हो रही है। इन सारी चीज़ों के लिए भी बजट बहुत ही जरूरी है। चलिए, बजट इन डिटेल में स्टार्ट करने से पहले कुछ डेटा देखते हैं इकोनॉमी की, स्पेशली बिहार इकोनॉमी की। तो सबसे पहला डेटा जीडीपी से रिलेटेड है। यहाँ पे बिहार के लिए हम लिख सकते हैं, स्टेट है तो जीएसडीपी, ठीक है। कंट्री रहती तो जीडीपी, ठीक है। ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की हम बात करते हैं तो बिहार का अभी रैंक क्या है? 14th रैंक है। अगर 2018 और 19 की बात कर ले तो उस समय ये रैंक 16th था। एंड 16th से हम अभी कहाँ पे आ गए हैं? हम प्रोग्रेस करते हुए 14th पे आ गए हैं, ठीक है। तो वन सेकेंड, ठीक है। इट इज अ गुड साइन कि वी आर प्रोग्रेसिंग। अभी हम देखिए तो हमारा जीएसडीपी 6.7 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। जीएसडीपी इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। इवन हर सेक्टर का आप कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो हर सेक्टर का हमारे जीएसडीपी में कंट्रीब्यूशन है। स्पेशली सर्विसेज सेक्टर का एज हाई एज 59% तक हमारे यहाँ कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। एंड देन मैन्युफैक्चरिंग एंड एग्रीकल्चर 26% फॉर एग्रीकल्चर एंड 15% फॉर मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। अब देखिए, ये डेटा कब का है? ये 21-22 का है। अगर हम ग्रोथ की बात करें तो हर साल हमारा ग्रोथ बहुत ही अच्छा रह रहा है, क्योंकि आप देखिए हम 6.75 लाख करोड़ तक आ गए हैं फ्रॉम 2011-12, जहाँ पे अराउंड 2.75 करोड़ के आसपास है। एग्जैक्ट डेटा आप देख लीजिएगा, 2.47 करोड़ होगा। 2.47 करोड़ लाख करोड़ से हम 6.75 लाख करोड़ तक पहुँच गए हैं फ्रॉम 2011-12 से अभी। तो आप देखिए कि विद इन अ टाइम ऑफ 10 ईयर 21-22 आप देख रहे हैं कि वी हैव ग्रोन अराउंड 3 टाइम्स। तो इसका मतलब कि जीडीपी की ग्रोथ अच्छी होगी। जीडीपी की ग्रोथ के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें जीडीपी ग्रोथ, तो जीडीपी ग्रोथ हमारी बहुत ही उम्दा रही है। अगर आप कंपैरेटिव देखिएगा बाकी स्टेट से, तो हम 3rd नंबर पे ग्रोथ है हमारा।
only 2 states are ahead of us. तो growth is very phenomenal. अब ग्रोथ रेट की बात कर लेते हैं हम। 2021-22 की बात करें तो यहाँ पर जो ग्लोबल इकोनॉमी था उसका ग्रोथ 6% था, ठीक है। और बिहार की बात करें तो बिहार का ग्रोथ मोर देन 10% था, ठीक है। तो हम देख रहे हैं ग्लोबल इकोनॉमी से भी ज़्यादा है। प्लस अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें, इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ अराउंड 8.9% था, ठीक है। तो इंडियन इकोनॉमी प्लस वर्ल्ड इकोनॉमी दोनों से हमारी ग्रोथ बहुत अच्छी थी, ठीक है। इट वॉज अराउंड 10.98 टू बी प्रिसाइज, ठीक है। इसको 8.7 कर दो आप, ठीक है। तो आप देख रहे हो लगभग 2.5% तक हमारा ग्रोथ इनसे ज़्यादा था। इसके अलावा आप देखिए कि अगर बजट की बात करो तो बजट में कुछ डेटा रहते हैं। कैसे डेटा रहते हैं? फर्स्ट डेटा अगर आप करो तो 3 साल के डेटा रहते हैं, 3 ईयर्स के। अब ये कैसे होगा? देखिए, मान लीजिए कि अभी इस साल का बजट है 23-24 का, तो जो बजटेड नंबर होगा, जो इस साल का बजट होगा, वो हमारा 23-24 का बजटेड नंबर रहेगा, ठीक है। ओके, बजट एस्टिमेट्स, ठीक है। फिर इससे 1 साल पूर्व एंड देन इससे भी 1 साल पहले का, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा? इस ईयर का एक्चुअल डेटा आ जाएगा क्योंकि ईयर हैज बीन कंप्लीटेड। अब क्या 22-23 का एक्चुअल डेटा आ जाएगा? देखिए, फाइनेंशियल ईयर अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। हम फरवरी में बजट को पेश किए हैं एंड फाइनेंशियल ईयर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। मार्च तो आया नहीं है, 31 मार्च तो हुआ नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सा डेटा आता है? यहाँ पर रिवाइज्ड डेटा आता है, ठीक है। तो ऐसे आप देख सकते हैं किसी बजट में 3 साल के डेटा रहते हैं। चलिए, अब हम देखते हैं कि ग्रोथ क्या बताता है। तो इस ग्राफ से आप देख सकते हैं कि अभी जो है हमारा जो 15.24% का ग्रोथ हम ऐसा एस्टिमेट कर रहे हैं बजट के अनुसार, ठीक है। लास्ट ईयर का देखेंगे तो 2.34 है एंड 21-22 का हमने पहले ही पढ़ा था कंपैरेटिवली वे में कि 10.98 था, ठीक है। जो कि इंडियन अगर नेशनल एवरेज से देखें या फिर क्या बोलते हैं नेशनल से देखें या फिर वर्ल्ड से देखें तो दोनों की इकोनॉमिक ग्रोथ से बहुत ही ज़्यादा हाई है। चलिए, हम अभी तक जीडीपी देख ली, ग्रोथ देख ली, यानी बेसिक पैरामीटर्स देख लिए। लेकिन जब हम बजट की बात कर रहे हैं तो बजट के डेफिनेशन में हमने क्या कहा था कि बजट जो है फाइनेंसेस के बारे में बताएगा स्टेट का, और ये फाइनेंसेस के बारे में बताते हुए हमें क्या बताएगा? एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट। तो हम यहाँ देखते हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है एंड टोटल रिसिप्ट क्या हो रहा है, ठीक है। अब कभी कभी आप देखेंगे इतने लाख का बजट पेश किया तो क्या है मतलब इतना एक्सपेंडिचर है, तो टोटल एक्सपेंडिचर इज दिस, और यही है कि कितने लाख का बजट पेश किया, जो कि आप हिंदी समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, ठीक है। तो 2,61,885.40 लाख करोड़ का बजट हमारे यहाँ पेश हुआ है। अब चलिए, अभी अगर एक्सपेंडिचर की बात करें या रिसिप्ट की बात करें तो दोनों 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है, ठीक है। 2 हेड्स क्या हैं यहाँ पर? इसको डिवाइड हुआ गया है कैपिटल एंड रेवेन्यू। सेम थिंग यहाँ भी डिवाइडेड है
कैपिटल एंड रेवेन्यू, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब ये रेवेन्यू और कैपिटल क्या है, वाई वी आर डिवाइडिंग इनटू रेवेन्यू एंड कैपिटल। तो सिंपल सा बात है कि आपको एक टाइम फ्रेम समझिए। ठीक है, कुछ चीज़ें आप भी, आपके पास भी पैसे रहते हैं, आपको खर्च करने रहता है, तो कुछ आप इमीडिएट खर्च करते हैं, कुछ आप लॉन्ग टर्म्स के लिए रखते हैं। जैसे आप घर बना रहे हैं, वो आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, बट जो आप डेली खर्च कर रहे हैं, हर महीने खर्च कर रहे हैं खाने पीने पे, वो क्या है, वो आपका शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर है। उसी तरह जो सरकार की जो बजट होती है, उसमें भी लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर होता है। जो लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर है जनरली एसेट क्रिएशन के लिए होता है, शॉर्ट टर्म वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शॉर्ट टर्म, जैसे कि सैलरी, ये क्या हुआ, ये जनरली ऐसे चीज हैं जो कि आपका एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो कि आपको हमेशा ही एक्सपेंड करना है, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाती है। ठीक है, दे आर इन द नेचर ऑफ कमिटेड एक्सपेंडिचर। आपने किसी व्यक्ति को काम पे रखा है तो उसको पैसा देना है, सैलरी देनी है, पेंशन देनी है, ये सारी चीजें कमिटेड एक्सपेंडिचर के अंदर आ जाता है। चलिए, सिमिलरली अगर हम रिसिप्ट की बात करें तो रिसिप्ट में रेवेन्यू एंड कैपिटल। ठीक है, कैपिटल्स में आपकी बोरोइंग आ सकती है, रिकवरी ऑफ लोन्स आ सकता है। ठीक है, सिमिलरली रिसिप्ट में अगर रेवेन्यू रिसिप्ट की भी बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आप एक चीज देखिएगा। अब देखिए, आपको अगर पैसे हैं, पैसे आपको खर्च करने हैं, तो पैसे आप लाएंगे कहाँ से, या तो आप खुद कमाएंगे या आपके पिताजी दे देंगे। तो ये ऑप्शन है, अभी आप लोग पढ़ रहे हैं तो सेल्फ या फिर सपोर्टेड बाय सीनियर्स या फिर पेरेंट्स है। अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो तरीके से होगा, या तो स्टेट का ओन रेवेन्यू हो सकता है, खुद से ही वो जनरेट कर रहा है, एंड या तो सेंटर उसको सेंटर रेवेन्यू मिलेगा। ठीक है, जैसे सेंटर ग्रांट दे देती है। ठीक है, सेंट्रल शेयर इन टैक्सेस देख सकते हैं। अब स्टेट्स ओन रेवेन्यू, खुद से आप देख सकते हैं कि वो टैक्स ले सकती है, नॉन टैक्स रेवेन्यू है, दोनों तरीके का चीजें हैं। तो यहाँ पे आप डिवाइड कर सकते हैं टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, चलिए, तो क्लियर हो गया आपको। हाँ, अगर अभी देखिए आपको बहुत सारे डेटा मिल रहा है, पहले तो आप कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, फिर बहुत सारे डेटा मिल रहा है, तो डेटा इंपॉर्टेंट है, बट सारी डेटा आप याद नहीं कर सकते। तो कुछ जो मोस्ट रिपीटेटिव है वो मैं आपको बताऊंगा कि उसको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, एंड अदर देन दैट ऑल्सो जो स्लाइड्स में है उन डेटा को आप याद करने की कोशिश कीजिएगा, बट जो मैं विशेषकर स्ट्रेस कर रहा हूँ उसको आप एकदम से 100% याद करके जाइएगा। जैसे यहाँ पे टोटल कैप एक्सपेंडिचर जो है वो पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि ये हेडलाइंस में रहता है। ठीक है, तो इसको आप 100% याद करके जाएंगे। ठीक है, चलिए बोलिए 2,61,885.40 लाख करोड़। ठीक है, चलिए अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं। एक बार रिवाइज कर लीजिए, दो पार्ट में डिवाइडेड होगा, रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू जो है शॉर्ट टर्म के लिए, कैपिटल जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए। देन अगेन एक्सपेंडिचर भी रेवेन्यू एंड रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्टेट की ऑन रेवेन्यू हो सकती है या फिर सेंटर से ले सकता है। अगर ओन रेवेन्यू होता है तो भी हम देख सकते हैं कि वो उसको भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं टैक्स एंड नॉन टैक्स कंपोनेंट में। ठीक है, चलिए अब देखिए हमारे पास पैसे हैं, हमारे पास इनकम है, लेकिन एक्सपेंडिचर भी है। अगर इनकम आपके पास जो
इनकम है वो ज़्यादा है एंड आपकी एक्सपेंडिचर कम है, तो आपके पास क्या होगा, सेविंग्स होगी, ठीक है। लेकिन उल्टा करें, अगर एक्सपेंडिचर आपकी ज़्यादा है, इनकम कम है, तो आपके पास क्या होगा, लोन होगा। उसी तरह सरकार की भी ये समझ लीजिए कि ये क्या था, देयर इज अ सोर्स ऑफ इनफ्लो एंड देयर इज अ सोर्स ऑफ आउटफ्लो। अब इन दोनों के नंबर से, इन दोनों के डिफरेंस से हमें पता चलेगा कि डिफिसिट है आपके पास या नहीं, ठीक है। डिफिसिट मतलब कमी, है ना। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे होता है। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट डेफिसिट है, सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि खास करके बीपीएससी में बहुत पूछता है, इसीलिए आप बिल्कुल ही नोट करेंगे। तो पहला है रेवेन्यू डेफिसिट एंड दूसरा है फिस्कल डेफिसिट। दोनों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले रेवेन्यू डेफिसिट, तो क्या है, एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। मैंने आपको रेवेन्यू रिसिप्ट और क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बताया था अभी। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वही हो जाता है रेवेन्यू डिफिसिट। अब हमारे यहाँ क्या है, जनरली रेवेन्यू डिफिसिट नहीं देखा जाता है, रेवेन्यू सरप्लस देखा जा रहा है, ठीक है। और रेवेन्यू सरप्लस कितना है हमारे यहाँ, 4478.97 करोड़। अगर इसको परसेंटेज टर्म में डिनोट करते हैं टू टोटल जीएसडीपी, तो ये कितना हो जाती है, 0.52%। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डेटा आपको याद करना है, 0.52%, ठीक है। तो रेवेन्यू सरप्लस कितना है हमारा, 0.52% का, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे आपको नोट एक और चीज कीजिए कि कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि 0.52 तो आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है, बट कभी कभी बीपीएससी क्या करता है कि इस परसेंट की जगह वो नंबर्स में दे देता है, ठीक है। तो नंबर्स भी आपको याद करना है। तो अगेन टू इंपॉर्टेंट डेटा फ्रॉम हेयर। सिमिलरली फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट क्या है, टोटल नॉन डेप्ट एक्सपेंडिचर माइनस टोटल नॉन डेप्ट रिसिप्ट, ठीक है। अभी यहाँ पे ये है, फिस्कल डेफिसिट कुछ नहीं है, फिस्कल डेफिसिट बेसिकली इट डिनोट्स बोरोइंग, ठीक है। ये क्या डिनोट करता है, बोरोइंग को डिनोट करता है कि आपको कितने पैसे बोरो करने पड़ रही हैं। ये कितना है, ये 2.98% है, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा एक प्राइमरी डेफिसिट होता है जिसमें कि इंटरेस्ट पेमेंट आप माइनस कर देते हैं, उसको हम अभी नहीं देख रहे हैं। जनरली एग्जाम में यही दोनों आता है, 2.98%, ओके, एंड 0.52%। दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा फॉर योर बीपीएससी एग्जाम। आप इसको एक बार देख लीजिए, एक बार मैं रुक रहा हूं क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है, ठीक है। अब देखिए ओवर द ईयर्स अगर आप बहुत खर्च करेंगे तो क्या होगा, आपके जो फिस्कल प्रूडेंस है वो खत्म हो जाएगा, आपको दिक्कत आ सकती है। उसी तरह सरकार ने देखा कि अगर हम बहुत ज़्यादा खर्च कर देते हैं, अपने कैपेसिटी के अनुसार नहीं खर्च कर रहे हैं, तो क्या होता है, आप फिस्कल प्रूडेंस लूज कर जाते हैं। तो इसीलिए सरकारों ने डिसाइड किया, उन्होंने एक FRBM एक्ट लाया। क्या है बताइए, क्या है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। सेंटर का जो एक्ट है वो 2003 का है। अब सिमिलरली बिहार में ये एक्ट 2006 का हमारा एक्ट, प्लस 2022 में हम कुछ अमेंडमेंट करते हैं, ठीक है। और बिहार फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मैनेजमेंट एक्ट 2022 लाते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट रूल्स, बिहार फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी
चुका है। Responsibility and budget मैनेजमेंट रूल्स 2022। ठीक है, अब इसमें हम क्या बोलते हैं, इसमें हम बोलते हैं कि भाई फिस्कल प्रूडेंस रखना चाहिए। उसमें हम बताते हैं कि कैसे आपकी जो ये डेफिसिट है वो डेफिसिट की लिमिट तय करते हैं कि इससे ज़्यादा आप मत कीजिए। आप भी अपने आप को डिसाइड करते हैं, जब आप बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं रेगुलर मंथ्स में, तो आपने डिसाइड किया कि हम इस मंथ इससे ज़्यादा खर्च नहीं करेंगे। तो उसी तरह सरकार ने भी डिसाइड किया कि हम एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा नहीं करेंगे, तो उस लिमिट को कैप नहीं करना है। इस बार का हमारा लिमिट क्या था, 3%। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अभी हमारा क्या है एस्टीमेट। एस्टीमेट में हम देखें कि हमारा 2.98 है। ठीक है, तो डेट इज वेल बिलो अवर लिमिट्स। ठीक है, और ओवर द ईयर देखिए 3.78 वाज द एक्चुअल डेटा। ठीक है, देन 3.47 एंड अभी 2.92 हम एस्टिमेट कर रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि हम फिस्कल प्रूडेंस के पाथ पे चल रहे हैं, फिस्कल कंसोलिडेशन के पाथ पे चल रहे हैं। ठीक है, एंड वी हैव नॉट ब्रीच अवर FRBM रूल्स। ठीक है, चलिए अब देखिए, अभी हमने पढ़ा कि डेफिसिट है। अब अगर डेफिसिट है तो क्या होगा, डेफिसिट है तो आप डेफिसिट फाइनेंसिंग करेंगे, इसका मतलब कि आप लोन लेंगे। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पब्लिक लाइबिलिटीज। ठीक है, पब्लिक आउटस्टैंडिंग बोलिए। ठीक है, तो इसको आप अलग अलग टर्म में बोल सकते हैं, पब्लिक डेप्ट लाइबिलिटी बोल सकते हैं। ठीक है, ये पब्लिक आउटस्टैंडिंग बोल सकते हैं, आउटस्टैंडिंग डेप्ट बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये ओवर द ईयर कैसे कैसे चेंज हुआ है। तो आप देखिए, पहले ये 257510 था, फिर ये आगे बढ़ा एंड नाउ इट इज 3247 324762। ठीक है, ये हम देख रहे हैं, इतना हमारा बजट का इस साल का अनुमान है। तो आप देख रहे हो कि हम एक तरफ तो बोल रहे थे कि नहीं भाई फिस्कल प्रूडेंस, फिस्कल कंसोलिडेशन हो रहा है 2.98 तक है, तो ये कैसे बढ़ गया। ये इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि हमारा नंबर्स भी बढ़ रहा है ना। हमने देखा था 2011-12 से हम अभी 2021-22 की बात कर रहे थे, तो हमारा बजट कितना हो गया था, 6.71 लाख करोड़। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 2.75 से 6.71 की तरफ हो गया था, तो ये भी बढ़ रहा है। अब इसी को आप परसेंट टर्म में देखिए तो कम हो गया ना। देखिए यहाँ पे 38 था एंड नाउ वी आर, जो एस्टिमेट है 37.81 आ गया है। ठीक है, GSDP के मुकाबले देखेंगे तो ये कम हो गया, तो फिस्कल कंसोलिडेशन के पाथ पे हम हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है इस डेटा को आपको एक बार एक नज़र मार लीजिए। इतना इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है एज कंपेरेटिव टू फिस्कल डेफिसिट, बट येट इट कैन बी इंपॉर्टेंट डेटा। अब देखिए, जनरली तो जो करंट ईयर है उसका पूछता है डेटा। ठीक है, मतलब 23-24 का पूछेगा। ठीक है, अब अगर एग्जामिनर पीछे का भी पूछ लिया तो कुछ कह नहीं सकते हैं, बट जनरली जो है आप 90% केसेस में देखिएगा तो ये इसी साल का पूछा जाता है, क्योंकि लास्ट ईयर का वो पहले ही पूछ लेता है पिछले एग्जाम में। चलिए अब बजट क्या है, कि आपको पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है, यही देख रहे थे अभी तक कितने दिन। तो थोड़ा और डिटेल में देखते हैं कि जो इनफ्लो है, जो हमारा रिसिप्ट है, वो और डिटेल में देखते हैं कि और क्या कैसे कैसे आ रहा है। ठीक है, तो हमने क्या बोला था, दो तरीके से हमारे पास पैसा आ रहा था, खुद का पैसा या हम सेंटर से ले रहे थे।
तो देखिए यहाँ पे पहला है स्टेट शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस। जो सेंट्रल टैक्सेस के पुल्स है उसमें स्टेट का कुछ शेयर होता है, फाइनेंस कमीशन उसको रिकमेंड करती है, जो कि आर्टिकल 280 से बनता है। अब इसमें कितना से जो वो जो शेयर मिलता है हमें, वो हमारे बजट के एक्सपेंडिचर का कितना सॉरी रिसिप्ट का कितना शेयर है, तो ये देखते हैं 39%, यानी सबसे ज़्यादा जो है इसी का है। ओके, फिर बात करते हैं कि सेंटर ग्रांट्स भी देता है। अब ये ग्रांट्स देखिए लगभग 20% का है। उसके बाद हमने देखा था कि फिजिकल डिफिसिट हो जाती है, लोन लेनी पड़ती है, पब्लिक डेप्ट है, डेप्ट एंड एडवांसेस कितना है 19% का। ओके, एंड अगर हम स्टेट की देखें तो स्टेट में हमने बोला था टैक्स एंड नॉन टैक्स है, तो टैक्स हमारा ज़्यादा है 19% का एंड नॉन टैक्स कम है 3% का। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ देखना है। पहली बात तो ये डेटा देख सकते हैं, लेकिन सिंस बीपीएससी भी अपना नेचर चेंज कर रहा है तो हो सकता है कुछ एनालिटिकल भी पूछ सकता है। एनालिटिक जैसे कि वो पूछ लिया कि भाई स्टेट टैक्स रेवेन्यू इज मोर देन स्टेट नॉन टैक्स रेवेन्यू, ट्रू और फॉल्स क्या होगा? ट्रू हो जाएगा। आप देख रहे हैं ये 19% शेयर है, वो 3% शेयर है। अभी पूछ सकता है कि स्टेट ओन रेवेन्यू इज मोर देन गिवन टेकन फ्रॉम अदर सोर्सेज फ्रॉम सेंट्रल सोर्सेज, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि सेंट्रल सोर्सेज का आप देख रहे हैं 39 + 20, तो यहीं पर लगभग जो है 60% हो जा रहा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक और चीज नोट करने का है, जो टैक्स रेवेन्यू है हमारा वो ग्रो हो रहा है। ठीक है, अगर देखिएगा तो ये लगभग 20% से ग्रो हो रहा है। नॉन टैक्स रेवेन्यू इज ऑल्सो ग्रोइंग, ये 6% से अप्रॉक्स ग्रोथ हुआ है इसका। ओके, अब थोड़ा और डिटेल देखते हैं। अभी हम अप्रॉक्स देखे थे 39%। अभी जिनको एग्जैक्ट याद करना है वो याद कर सकते हैं यहाँ से कि ये 39.20 है। अगर यहाँ देखिए तो 20.37 है, देन वहाँ पे हम देखे थे 3% 2.48 है, ये 18.96 है 19% की जगह। तो आप एग्जैक्ट भी याद कर सकते हैं जिनको याद करना है। अब देखिए यहाँ पे हमने देखा था कि टैक्स रेवेन्यू हमारा लगभग 20% से ग्रोथ कर रहा है, ये नॉन टैक्स 6% ग्रोथ कर रहा है, लेकिन ये जो ग्रांट है वो थोड़ा रिड्यूस हो रहा है, लगभग लगभग 7-8% से ये रिड्यूस हुआ है। अब हम इनफ्लो देख लिए, अब हम क्या देखेंगे? आउटफ्लो। एक्सपेंडिचर हम कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ कर रहे हैं एक्सपेंडिचर? तो सबसे ज़्यादा हम सामाजिक सेवाओं के लिए करते हैं, सोशल सर्विस में 38.14%। ये देखिए यहाँ पे परसेंट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि पैसा आप कहाँ खर्च कर रहे हैं। क्वेश्चन यहाँ पे ये आ सकता है कि मोस्ट हाईएस्ट एक्सपेंडिचर इन बिहार बजट इज डन ऑन, ऑप्शन रहेंगे आपके जनरल सर्विसेज, सोशल सर्विसेज, इकोनॉमिक सर्विसेज। तो आपको आंसर करना है क्या? सोशल सर्विसेज। ठीक है, then other than this general services 28%, then you will see economic services 24%। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि ये सारे परसेंट आप देख सकते हैं, इससे जनरली यही क्वेश्चन बनने का चांसेस है कि आपका सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ है? 38.14% जो है सोशल सर्विसेज में खर्चा हो रहा है हमारा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब एक्सपेंडिचर को आप और भी तरीके से देख सकते हैं। देखिए वैसे तो खर्च हो रहा है, खर्च कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है, कितना हो रहा है तो हम देख लिए। अब कैसे हो रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि पैसा आप कहाँ पे खर्च कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। वेयर, सपोज दैट आपको पिताजी ने पैसा दिया है, अब ये आप मूवी देखने पे पैसा खर्च कर रहे हैं या किताबों पे पैसा खर्च कर रहे हैं, अपने स्किल डेवलपमेंट पे पैसा खर्च कर रहे हैं, इस चीज़ से डिसाइड होगा कि आपका फ्यूचर कहाँ जा सकता है, किस ओर जा सकता है। सिमिलरली स्टेट कहाँ पैसा खर्च कर रही है उससे पता चल रहा है कि स्टेट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है।
वेदर द स्टेट फाइनेंसेस इस डायरेक्शन में खर्च हो रहा है कि हमारा ग्रोथ एक पॉजिटिव हो फ्यूचर में, इससे पता चलता है। अब फॉर एग्जांपल हम डेवलपमेंट में पैसा खर्च कर रहे हैं या नॉन डेवलपमेंट एक्टिविटीज में पैसा खर्च कर रहे हैं, उससे पता चल रहेगा हमें एक डायरेक्शन। दूसरा डायरेक्शन, हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर खर्च कर रहे हैं ज़्यादा या कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब दोनों में कैसे अंतर है कि अगर आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में खर्च कर रहे हैं मतलब डे टू डे एक्टिविटीज में ही आपका ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, इसका मतलब क्या कि फ्यूचर में हमारे पास एसेट क्रिएट हो रहा है और यही एसेट जो है इसके कारण इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, रोड्स बना रहे हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, इलेक्ट्रिसिटी ला रहे हैं तो इंडस्ट्री आएगी, ठीक है, और इससे एम्प्लॉयमेंट होगा, राज्य का विकास होगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे डेवलपमेंटल एंड नॉन डेवलपमेंट वर्क में हमें डिवाइड किया। अब इस मैंने आपको बोला कि आप डेटा देखेंगे हर साल का, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है इस साल का। तो यहाँ आप देखिए, ये देख रहे हैं आप कि जो नॉन डेवलपमेंटल एक्टिविटी है वो कम है, डेवलपमेंटल एक्टिविटी ज़्यादा है, ठीक है, अच्छी बात है। सिमिलरली आप यहाँ कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का हमने देखा था, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये थोड़ा नीचे आ गया, ओके, अब दिख रहा है आपको डेटा 54037 एंड दिस इज 207848, ठीक है। तो ये आपको दोनों डेटा दिख रहा होगा, आप देख रहे होंगे कि हमारा एक्सपेंडिचर दोनों साइड बढ़ रहा है क्योंकि ऑब्वियसली बजट ही हमारा बढ़ रहा है। चलिए, अभी यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, हमारा जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो थोड़ा ज़्यादा है अभी कैपिटल एक्सपेंडिचर से। तो ये गलत हो गया, मैंने आपको बोला था कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से ज़्यादा अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो मतलब एसेट क्रिएशन में हम स्पेंड कर रहे हैं। और बिहार जिस स्टेट पे, ऐसा तो नहीं है कि बहुत डेवलप हो गया है तो उसको एसेट, तो ऐसा नहीं है कि सारी बन चुकी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुकी है, ऐसा तो नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारी बनानी है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए था, बट ये हमारा कम है, ये थोड़ा हम इसको नेगेटिव साइड बोल सकते हैं। चलिए, ये अगर आपसे इंटरव्यू में पूछता है कि हमारे बजट में क्या चेंजेस होना चाहिए तो आप बोल सकते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाने की ज़रूरत है। चलिए, और भी देखते हैं कि अभी हमने बात किया था कि सर्विसेज पे कैसे खर्च कर रहे हैं, ठीक है, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ पे कैसे खर्च कर रहे हैं। तो उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है जो कि सरकार का 7 रिजॉल्व है, 7 निश्चय 2, 7 निश्चय 2, इस पर कितना खर्च है, 5000 करोड़ का खर्च 7 निश्चय 2 के लिए रखा गया। अब ये डेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सरकार का मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्लैगशिप प्रोग्राम है ये, और फ्लैगशिप प्रोग्राम पे कितना खर्च हुआ है ये स्टेट में पूछे जाते हैं। चलिए, अब देखिए अदर देन दिस फ्लैगशिप प्रोग्राम कहाँ कितना खर्च हुआ उसको आप एक बार देख सकते हैं। तो इसमें तो क्या है, बहुत सारे स्कीम्स हैं, तो क्या सारी स्कीम्स आप याद कर पाएंगे? नहीं, ऑब्वियसली नहीं कर पाएंगे। तो आपको बस देखिए कि एक बस नज़र मार लीजिए कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सबसे ज़्यादा, जैसे मैंने 4-5 स्कीम यहाँ लिखे हैं तो देखिए आप देख सकते हैं सर्व शिक्षा अभियान पे सबसे ज़्यादा खर्च हो रहा है, ठीक है। देन प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है, ग्राम सड़क योजना, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, देन NRHM, इन सब पे पैसा खर्च हो रहा है। जहाँ पे सर्व शिक्षा अभियान को आप नोट कर सकते हैं, ये सबसे ज़्यादा है, एक निगाह आप मार सकते हैं, यानी एजुकेशन सेक्टर पे सबसे ज़्यादा है। तो ये तो स्कीम वाइज था। अगर हम डिपार्टमेंट वाइज चले तो क्या है, अगर डिपार्टमेंट वाइज देखें तो आप देखिए सबसे ज़्यादा एजुकेशन डिपार्टमेंट का था। तो ऐसे भी आप देखिए जो इतने आउटले हैं उसमें सर्व शिक्षा एलोन 16131 ले लिया है। यहाँ पे आप देखिए 2003.5 में अकेले इतना परसेंट तो वही ले लिया है। अब देखिएगा कि एजुकेशन पे भी हमारा क्या है परसेंट, 22% है, अगेन इट इज़ वेरी हाई। तो हम सबसे ज़्यादा पैसा एजुकेशन डिपार्टमेंट को दे रहे हैं, देन रूरल डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये सब आप नोट करेंगे कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा खर्च हो रहा है। वैसे भी आप देख सकते हैं सर्व शिक्षा स्कीम में ही मैक्सिमम खर्च है। इसको एक निगाह मार लीजिए, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब देखिए बजट की, हर साल जो बजट निकलता है तो बजट में कुछ प्रायोरिटीज़ रहते हैं गवर्नमेंट। अब
इस साल हमारे बिहार में भी कुछ प्योरिटीज़ रखे गए हैं कि ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर 8 प्योरिटीज़ रखे गए हैं। वो 8 प्योरिटीज़ क्या हैं, एक बार देखते हैं, एक बार रीड करते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आएगा, इट विल आस्क यू कि 4 ऑप्शन दे देंगे कि इनमें से बजट की प्रायोरिटी कौन सा नहीं है। स्पेशली बिहार में क्या है, बिहार में नन ऑफ द अबव एंड ऑल ऑफ द अबव और मोर देन वन भी ऑप्शन है। तो फिर यहाँ पे बहुत ट्रिकी हो जाता है, इसलिए आप एक बार देखें क्या है। पहला है यूथ एंड एम्प्लॉयमेंट, सेकंड इज एम्पावरमेंट ऑफ डिस्टिट्यूट वुमेन, देन वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटी, स्ट्रेंथनिंग एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ग्रीन डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट। ये 8 पॉइंट है। ये 8 पॉइंट आप एज इट इज एक बार देख लीजिए। अभी इसके अंदर क्या काम हो रहा है ये आपको पता चल जाएगा। अभी हम मेन पॉइंट्स उठाएंगे बजट्स के। अब जब हम मेन पॉइंट्स उठाएंगे बजट के, ठीक है, तो उन मेन पॉइंट्स में कुछ जो नए अनाउंसमेंट्स हैं, उस अनाउंसमेंट्स को आप रिलेट कर सकते हैं कि हाँ भाई यूथ एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए बोल रहा है, तो कैसे वहाँ पे न्यू कॉलेजेस की बात कर रहा है, ठीक है। अभी एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का बात कर रहा है, तो कैसे हम देख रहे हैं कि आगे अनाउंसमेंट 4th एग्रीकल्चर रोड मैप के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। अर्बन डेवलपमेंट की बात हो रही है तो कैसे सर्च वाटर, स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट की बात हो रही है, ऐसे हम रिलेट करेंगे आगे, ये करके देखते हैं। चलिए मेन पॉइंट्स स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स में देखते हैं कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है राजगीर में। अभी जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है वो कहाँ बनेगा, वो राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम एवं स्पोर्ट्स एकेडमी के अंदर ही बनाया जाएगा, स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय, ठीक है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। इसके बाद हम चलते हैं अंदर इंपॉर्टेंट, ये मेंस पीटी हर जगह इंपॉर्टेंट है। ये कैसे, क्योंकि दीज पॉइंट्स आर रिलेटेड टू जीविका। जीविका दीदी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस इंटरव्यू एज वेल एज पीटी। हर जगह आपसे इसके बारे में क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। अब देखते हैं एक एक पॉइंट इसमें क्या है। सबसे पहले दीदी की रसोई, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि दीदी की रसोई किस गवर्नमेंट में किस स्टेट के गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, तो आंसर विल बी बिहार गवर्नमेंट। दीदी की रसोई और डिटेल में आएगा तो कहाँ पर चल रहा है, जीविका दीदी विल रन, ये 62 हॉस्पिटल्स में चल रहे हैं। देन रेसिडेंशियल स्कूल्स में भी 14 रेसिडेंशियल स्कूल्स में दीदी की रसोई चल रही है। यहाँ पे क्या है, जीविका दीदी विल कुक फूड, अदर देन दैट दे विल ऑल्सो टेक केयर ऑफ surroundings, health, hygiene and clean environment. Clean environment in the sense cleanliness, not air pollution and all. Okay. Then दीदी की नर्सरी, व्हाट इज दिस, 519 दीदी की नर्सरी बनाए जाएंगे। इसमें क्या हो गया, पौधे लगाए जाएंगे, ठीक है। अब देखिए देयर इज ऑल्सो अ थिंग कॉल्ड बैग क्लस्टर। बैग क्लस्टर कहाँ बनाया जा रहा है, ये मुजफ्फरपुर में बनाया जाएगा। दिस विल बी अगेन विद द हेल्प ऑफ जीविका दीदी। जीविका दीदी बहुत सारी काम कर रही हैं। इसके अलावा राज्य बागवानी मिशन है, राज्य बागवानी मिशन, ठीक है। इसमें एक और चीज एडेड है, बी कीपिंग। इसमें भी आप देखिएगा कि जीविका दीदी का बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले वाले बजट में आप देखे होंगे कि जीविका दीदी का अलग अलग रोल था, जैसे सोलर इक्विपमेंट्स में, सोलर इक्विपमेंट के सेल में, कोविड के टाइम में मास्क बनाने में, ठीक है। तो ऐसे जीविका दीदी की रोल जो है बहुत ही डाइवर्स है। इस साल हम देख रहे हैं ये रोल्स, तो अभी आप इसको नोट करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट these schemes are related to माइनॉरिटीज़ की भी बहुत सारे स्कीम्स हैं जो सरकार चला रही है। उनमें से ये जो स्कीम है इसमें कुछ चेंजेस किया गया है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो गया है। अब चेंजेस क्या किया गया है,
ये डाइवोर्स एंड अबेंडेड मुस्लिम वुमेन्स के लिए असिस्टेंट स्कीम है। ये असिस्टेंस कितना कर रहे हैं हम पहले 10,000 करते थे, अभी इसको बढ़ा के 25,000 कर दिए हैं। ठीक है, इसमें आप देखिए ये अमाउंट देखिए, सरकार ये चाहती है कि उनको सेल्फ रिलायंट बनाया जाए। ठीक है, वो हो सकता है इन पैसों से कुछ अपना छोटा मोटा सेल्फ बिजनेस शुरू कर सकते हैं, कुछ इनिशिएटिव ले सकती हैं। ठीक है, चलिए अब मेडिकल यूनिवर्सिटीज, अब हेल्थ रिलेटेड बहुत सारी स्कीम्स हैं, उसको हम देखते हैं। अगेन हेल्थ वाज आल्सो वन ऑफ द मेजर प्रायोरिटीज, तो हेल्थ में हम देखते हैं मेडिकल यूनिवर्सिटी इज द फर्स्ट। मेडिकल यूनिवर्सिटी कहाँ है, हम देखते हैं ये पटना में आर्यभट्टा ज्ञान विश्वविद्यालय परिसर के अंदर ही मेडिकल यूनिवर्सिटी को बनाया जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट इज मॉडल सदर अस्पताल। सी जनरली इफ यू गो टू सदर हॉस्पिटल you will not be have a pleasant what you call experience। तो अब इसको इनको इम्प्रूव करना है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि देर 21 मॉडल अस्पताल बना रहे हैं। ठीक है, अब इससे क्या होगा, यू आर मेकिंग अ मॉडल हॉस्पिटल, इसको देख के बाकी हॉस्पिटल को भी एक प्रेरणा मिलेगा कि वी हैव टू डेवलप, यू हैव टू बी लाइक दैट हॉस्पिटल, एंड इट इज जस्ट अ सैंपल कि आप इम्प्रूव कर सकते हैं बाकी जगहों को भी। ठीक है, तो इट इज जस्ट एज अ बिगिनिंग। तो नंबर कितना है 21, तो ये 21 आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए दैट न्यू मेडिकल कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल बनाए जाएंगे, कितने कितने जिले में, 9 जिले में बनाए जाएंगे। अभी क्या था ये मेडिकल यूनिवर्सिटी थी और वो मेडिकल कॉलेजेस हैं, 9 जिले में मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं एंड यूनिवर्सिटी कहाँ है, पटना में। ठीक है, तो डिफरेंस आप ध्यान देंगे। वे कहाँ है, पूर्णिया, छपरा, पश्चिम चंपारण, समस्तीपुर, मधुबनी, वैशाली एंड सिवान में। ठीक है, ये 9 तो आप याद रखिएगा, ये अगर 9 डिस्ट्रिक्ट पूरे याद हो गए तो ठीक है, नहीं तो एटलीस्ट नंबर आपको याद रखना है। देन पटना मेडिकल कॉलेज पीएमसीएच को इनको वर्ल्ड क्लास बनाना है, तो इसके लिए क्या करना होगा, पैसे खर्च करना होगा। ये लास्ट टाइम भी बात हुआ था, अभी इस बार कितना आवंटित है, 5540 करोड़। इसमें क्या होगा कि 250 बेड्स की 5462 बेड्स की कैपेसिटी बनाई जाएगी। ठीक है, चलिए देन अगेन हेल्थ इंस्टीट्यूशंस बनाए जा रहे हैं, कहाँ पे, एट लोकल लेवल। ठीक है, 243 असेंबली कंस्टिट्यूएंसी है, विधानसभा सीट है, सारे विधानसभा में लगभग 1379 हेल्थ इंस्टीट्यूशन बनाए जाएंगे। ठीक है, और एडिशनली एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाया जाएगा, 5 सब सेंटर बनाया जाएगा। ठीक है, देयर विल बी अ पीएचसी और उसके अंदर 5 सब सेंटर बनाया जाएगा, 122 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बनाएगा, सीएचसी बनाया जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि कितना इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ सेक्टर के ऊपर काम किया जा रहा है। तो इट इज़ वेरी गुड डेट हेल्थ सेक्टर पे हम इतना काम कर रहे हैं। सिमिलरली एजुकेशन सेक्टर में भी हम बहुत काम कर रहे हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में देयर विल बी 1 हाई स्कूल एंड 12 अदर स्कूल, जिसको हम एक एग्जाम्पलरी स्कूल्स मॉडल स्कूल की तरह डेवलप करेंगे, प्लस 50 जो है मेडिकल मॉडल साइंस लेबोरेटरी बना रहे हैं। इससे आप देखिए कि हेल्थ एंड एजुकेशन दोनों पे ही हम काम कर रहे हैं। हम क्या बोले थे, सोशल सर्विसेज, सोशल सर्विसेज पे हमारा सबसे ज़्यादा खर्च हो रहा था, लगभग 38%। यहाँ पे आपसे बजट पढ़ के ये बता सकते हैं, अगर आपको नहीं भी पता तो भी आप देख रहे हैं कि कितने सारे स्कीम्स इससे रिलेटेड जा रहे हैं। फिर हम देखे थे कि कैसे सर्व शिक्षा अभियान पे सबसे ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा था। देन वी हैव टॉक्ड अबाउट प्रायोरिटीज, इससे भी ये मिलता जुलता है। 7 निश्चय भी पढ़ेंगे तो आप देखिएगा कि ये सारी चीज़ क्या है, जो जो सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवाएं, इससे रिलेटेड हो रहा है ना। तो आप देखिए जो भी चीज़ है, चाहे 7 रिजॉल्व की बात है, 8 प्रायोरिटीज़ की बात है, या फिर इससे पहले जो हम बजट के नंबर्स पढ़ रहे थे, सब कुछ मैच कर रहा है। तो आपको रिलेट करके पढ़ना है। ठीक है, चलिए
अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर रोड मैप। देखिए, सबसे पहले 2008 में हमने एग्रीकल्चर रोड मैप शुरू किया था। ये एग्रीकल्चर रोड मैप 1 था, एग्रीकल्चर रोड मैप 1, देन 2, देन 3, स्टार्टिंग विथ 2008। ठीक है, अभी 3 का ईयर खत्म हो गया है। अब हम 4 की तरफ मूव करेंगे। 4 की तरफ हमें प्लान करना है क्या क्या होना है। ठीक है, तो उसमें से हम देखेंगे कि इन 3 एग्रीकल्चर रोड मैप बहुत ही सक्सेसफुल हुआ है। हमें 5 कृषि क्रमण अवार्ड भी मिल चुका है प्रेसिडेंट द्वारा। देन विल सी डेट एग्रीकल्चर आउटपुट, एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में हमने आपको मेंस में पढ़ाया भी था कि कैसे आउटपुट कितनी ज़्यादा बड़ी है, मेज का प्रोडक्शन कितना अच्छा हुआ है। तो इन सबको देखिए कि ये सक्सेस हुआ है, तो हमें 4th की ओर जाना है। वैसे भी जो हमारा डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर है डेट इज वेरी हाई। 4th एग्रीकल्चर रोड मैप अभी किस चीज़ पे फोकस कर रहा है? दलहन एंड तेलहन फसलों पे, मतलब ऑयल सीड्स एंड पल्सेस पे। ओके, तो फोकस इज ऑन ऑयल सीड्स एंड पल्सेस। देन क्लाइमेट रेजिलेंट फार्मिंग करनी है हमें। क्लाइमेट रेजिलेंट फार्मिंग हो रहा है। और एक्स्ट्रा चीज़ आप देखिए कि और एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, जैसे कि हम बैरन लैंड्स को चाहते हैं कि उनका भी यूटिलाइजेशन हो। इसके लिए आप देखिएगा लेमन ग्रासेस ग्रो किए जा रहे हैं। लेमन ग्रासेस को ग्रो करना है हमें कहाँ पे? बैरन लैंड्स पे। फिर आपने और पढ़ा होगा ऑर्गेनिक कॉरिडोर का पहले, गंगा के दोनों तरफ जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसके ओर ऑर्गेनिक कॉरिडोर का बढ़ावा दे रहे हैं। ऑर्गेनिक कॉरिडोर स्कीम्स है। आपको बताना है कि गंगा की दोनों ओर कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ये बीपीएससी में पहले भी पूछा जा चुका है। यू विल गो एंड फाइंड दिस। चलिए, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है कुंदा घाट रिजर्वायर प्रोजेक्ट। ये कहाँ पर है? ये जमुई के सिकंदरा प्रखंड में। तो आपको क्या याद रखना है? जमुई तो याद रखना है, लेकिन सिकंदरा प्रखंड भी याद रखना है। क्यों? क्योंकि 68 बीपीएससी से हमने देखा कि नॉट ओनली डिस्ट्रिक्ट, नॉट ओनली जिला, बट प्रखंडों के नाम भी पूछे जा रहे हैं, गांव के भी नाम तक पूछे जा सकते हैं। तो सिकंदरा प्रखंड को आप याद रखेंगे कि यहाँ पर कुंदाघाट रिजर्वायर प्रोजेक्ट है। सिंस बजट में मेंशन है, इसीलिए एक बार आप देख लीजिए। ठीक है, ये कहाँ? बहुआर नदी पर है। ओके, तो इसका 70 करोड़ रुपए का प्रावधान दिया गया। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इट कैन बी आज दैट कहाँ पर ये रिवर है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बजट रिलेटेड चीज़ें ही आएंगी, बट अदर प्रोजेक्ट, अदर स्कीम्स जो मेंशन है बजट में, इकोनॉमिक सर्वे में, वो भी आपको आ जाता है। अब आप उसे या तो बजट से बोल दीजिए क्वेश्चन आया, या तो आप बोल दीजिए कि बिहार स्पेशल से आया, या तो बोल दीजिए ज्योग्राफी से आया। ये आपको डिसाइड करना है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट कि पेपर में आ गया तो पेपर का ही क्वेश्चन है, आपको उसका सॉल्यूशन देना है। चलिए, एक और चीज़ है बजट में, हमने देखा था अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन डेवलपमेंट पे भी फोकस किया जाएगा। तो उसके प्रावधान देखते हैं। 5% एग्जाम्पन दिया जाएगा होल्डिंग टैक्स पर। किन लोगों को? उन लोगों को ने जिन्होंने वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया गया है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज। उससे क्या हो रहा है? उससे जो सरफेस वाटर जो है, ग्राउंड लेवल वाटर का रिचार्ज होते रहेगा। ये एक एग्जाम्पल है, देख रहे हैं एक पिक्चर में दिखा के कैसे कि अगर आप अपने रेन वाटर को हार्वेस्ट करेंगे छत पे, तो ये बकेट की तरह हो गया। यहाँ पर एक नीचे अटैचमेंट रहता है, वो पानी नीचे चल जाती है। यहाँ पे आप पिट डालते हैं और इस पिट में आप कोयले वगैरह डालते हैं, ताकि ये ग्रेवल्स वगैरह डालते हैं, ताकि यहाँ पर वो पानी नीचे चला जाए एंड ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाए। तो ये सिस्टम है, ये सिस्टम इंस्टॉल करेंगे तो 5% होल्डिंग टैक्स पे आपको मुनाफा मिलेगा, एग्जाम्पशन मिलेगा। ठीक है, चलिए, आई थिंक दिस इज अ वेरी पॉजिटिव स्टेप।
इसके अलावा हमने देखा था कि पुलिस मॉडर्नाइजेशन पे का एक पॉइंट हमने देखा था प्रायोरिटीज़ में। तो पुलिस मॉडर्नाइजेशन में क्या है, दो काम किए जा रहे हैं। पहला चीज़ कंस्ट्रक्शन ऑफ पुलिस बिल्डिंग को अच्छा करना है। सेकेंड चीज इंस्टॉलेशन ऑफ सीसीटीवी कैमरा। 315.63 करोड़ फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ पुलिस बिल्डिंग एंड 155 करोड़ फॉर सीसीटीवी इन पुलिस स्टेशन। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस भी कर लिए हैं। इसके अलावा हम देख रहे थे कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को कंटिन्यू करते हैं। सभी सिटीज में क्या लगेगा, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम लगेगा। ठीक है, और क्या लगेगा, 42 सिविक्स बॉडीज में बिग आउटफॉल ड्रेन लगेगा। अभी आपको पता है कि देयर आर 19 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। कितने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है अभी, 19। ये भी याद रखिएगा, लास्ट ईयर डेटा चेंज हुआ है। 19 है, 88 नगर परिषद से, 154 नगर पंचायत से। ठीक है, चलिए अब आप बोलिएगा कि आउटफॉल ड्रेन क्या है। इससे पहले आप ये समझिए कि स्टॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। तो आपको पता है कि देखोगे अर्बन फ्लडिंग की एक बहुत बड़ी समस्या है। अब अर्बन फ्लडिंग पटना में आप देख रहे होगे कि अर्बन फ्लडिंग का बहुत ज़्यादा समस्या है। जो लास्ट टाइम अर्बन फ्लडिंग वगैरह कितने कार्स वगैरह ख़राब हो गए थे। ठीक है, इसमें इंश्योरेंस, बाकी लोगों का नॉर्मल जिनका इंश्योरेंस नहीं है उनको भी दिक्कत है, बहुत सारी परेशानी हो जाती है। खास करके जो लोग डे टू डे एक्टिविटीज़ पे डिपेंड करते हैं, डेली वेज अर्नर हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसके लिए अब ये क्या समस्या हमारे बिहार में ही है, ये वर्ल्ड वाइड ये समस्या है, लेकिन वर्ल्ड वाइड इनका सॉल्यूशन भी है। जापान में बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है, दैट इज स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट इज वेरी वेरी गुड इन जापान। अगर सेम चीज़ को हम चाहते हैं कि रेप्लिकेट कर पाए, यहाँ पे हम देखते हैं स्टॉर्म मैनेजमेंट इज नथिंग। अगर आपकी बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो सड़कों के किनारे अंडरग्राउंड सिस्टम बनाया जाता है, जहाँ वो पानी सारा सड़क से नीचे अंडरग्राउंड टनलों में चला जाए और उस टनल से कहीं वाटर बॉडीज जो कि फ्लोइंग वाटर बॉडीज है, फॉर एग्जांपल रिवर, सीज, ओशन, वहाँ पर कनेक्ट हो जाए। ठीक है, तो इससे पानी रुकेगा नहीं, पानी विल गो टू वाटर बॉडीज एंड वाटर साइकिल में उसका मिलन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कि रोड के नीचे हमने बड़ा सा टनल बना दिया है। ठीक है, अब इस टनल में जो भी है वो पानी सोक हो जाएगा, जो भी एक्स्ट्रा वाटर है, एंड दिस वाटर विल गो टू फाइनली रिवर्स। अब ये जिस पॉइंट पे ये मिलता है वो क्या है, आउटफॉल। ठीक है, अब ये जो आउटफॉल है, यहाँ पर क्या होता है कि जनरली हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि पूरा ही सिस्टम नहीं है, सिस्टम तो है बट ये छोटे हैं, स्टॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम स्मॉल है, जो आउटफॉल्स है वो छोटा है। तो क्या होगा, ये चॉक्ड हो जाएगा। ठीक है, तो पहला चीज था कि इन चॉकिंग को रोकना। दूसरा चीज, अगर बहुत ज़्यादा वाटर है तो ये फेल हो जाएगा, तो इसको बड़ा करना है। ओके, तो ये दोनों काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बिग आउटफॉल ड्रेन्स बनाना है ताकि स्टॉर्म मैनेजमेंट बड़ा हो सके। जापान की अगर आप देखोगे, कभी वीडियोस देखना, वहाँ पे जो स्टॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम है, एज आई एट 2 मंजिला बिल्डिंग अंदर चला जाएगा, इतना अंडरग्राउंड सिस्टम हैवी है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे आप ये 42 याद रखिएगा, एंड दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सभी सिटीज़ में ये स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जाएगा एंड 42 सिविक बॉडीज़ में आउटफुल ड्रेन बड़ा किया जाएगा। सम्राट अशोक भवन, अगेन ये क्या है, दिस कैन बी अ ट्रिकी क्वेश्चन। ये आप याद रखिएगा, ये किस लिए बनाया जा रहा है, ये बनाया जा रहा है फॉर म्यूनिसिपैलिटीज़। ठीक है, जो नगर भवन बनाए जा रहे हैं, जिसमें मल्टीपर्पज़ नगर भवन है, ये नगर निकाय में सिविक बॉडीज़ में दिया जा रहा है। ठीक है, अर्बन सिविक बॉडीज़ में, ताकि यहाँ पे
सारी काम आपकी हो सके, डिफरेंट मल्टीपर्पज़ इसका रहेगा। चलिए, अभी तक हमने देखा जितने भी प्रायोरिटीज़ है उसके बारे में छोटा छोटा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो हमने देख लिया। बजट में जो डेटा थे, जो इम्पोर्टेंट डेटा था वो हमने देखा। बजट में क्या क्या था इस साल के बजट में वो भी हमने मेन पॉइंट देख लिया। अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, अब देखिए इस प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपको दो तरीके की चीज़ रहेंगी। एक तो जो डायरेक्ट हमने पूछा है उसको भी आप देख सकते हैं, उसको आप याद कर लीजिए, वो आपका डायरेक्ट आ सकता है। पर अभी हम वैसे क्वेश्चन को लेंगे जो अभी तक हमने नहीं पढ़ा था, ताकि आपको कुछ नॉलेज भी मिले। ओके, प्लस कुछ ऐसे चीज़ें रहती हैं बजट स्पीच में जो कि आप हाइलाइट्स में नहीं पाएंगे, तो उस चीज़ को भी हमने लिया है। तो डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप उनको नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। लेट्स गो। चलिए, अब देखिए हर क्वेश्चन में पहले आप ट्राई करेंगे, बाद में मैं आपको आंसर दूंगा। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ग्रॉस इनवॉल्वमेंट रेशियो इन 2011-12। तो आपको ग्रॉस इनवॉल्वमेंट रेशियो बनाना है, और कौन सी कक्षा की, 1 से 2 की, और 2021-22 1 से 8 की, मतलब प्राइमरी क्लास लेवल। आपके चार ऑप्शन है, 96.2, 97.4, 99 एंड मोर देन वन, नन ऑफ द अबव। चलिए जल्दी बताइए। चलिए, आंसर है 96.2। ठीक है, अब देखिए ये 96.2 है, वो आंसर है हमारा। एंड 97.4 ये अगर सिर्फ गर्ल्स के लिए पूछे। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं, थोड़ा सा ये जान ले ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। जो जानते हैं उनके लिए ठीक है, जो नहीं जानते हैं वो जानिए कि प्राइमरी लेवल पे ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो होता क्या है। तो ये क्या होता है, आप समझिए कि मान लीजिए कि टोटल पॉपुलेशन में कुछ परसेंटेज हैं जो कि एलिजिबल होंगे एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन लेने के लिए। ठीक है, वही जो परसेंटेज है उसमें से कितनी इनरोलमेंट हो रही है इन प्राइमरी एजुकेशन, दैट इज ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। ठीक है, मतलब टोटल इनरोलमेंट इन प्राइमरी एजुकेशन एज परसेंटेज ऑफ एलिजिबल ऑफिशियल स्कूल एज पॉपुलेशन। जो भी एलिजिबल पॉपुलेशन है उनमें से कितने लोग प्राइमरी एजुकेशन ले रहे हैं, यही चीज बताता है आपको ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। ठीक है, अब इससे आपको क्या इंडिकेट हो रहा है, मान लीजिए कि 100 लोग एलिजिबल हैं और 96 लोग ही एडमिशन ले रहे हैं, इनरोल ले रहे हैं, और हम बोल दिए कि 96 हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है। ठीक है, अब ये इंडिकेट क्या कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि यूनिवर्सल एजुकेशन से हम कितना पीछे हैं। यूनिवर्सल एजुकेशन के लिए क्या होना था, 100, हम अभी 96 पे हैं, तो अभी हम थोड़ा पीछे हैं, ये बताता है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। ठीक है, इट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी जॉब्स आर प्रॉमिस्ड इन 2023-24 फॉर यूथ्स, बताइए। चलिए आसान सा आंसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 लाख। 10 लाख यूथ्स के लिए जॉब देंगे, पर ये जॉब कब देंगे, कैसे देंगे, ये अभी नहीं बताया गया है। बट अब कुछ चीज़ें देख सकते हैं हम। सबसे पहले कि यूथ जो है वो कितने परसेंट हैं बिहार में, जो अकॉर्डिंग टू बजट 32% यूथ की पॉपुलेशन है। ठीक है, तो डेट इज अ ह्यूज नंबर। देन अगेन, अभी हम फोकस एरिया याद कीजिए कि हम बोले थे जो भी फोकस एरिया उससे रिलेटेड सब कुछ होगा। तो प्रायोरिटीज में हमने देखा था यूथ एंड एम्प्लॉयमेंट वाज नंबर 1। सो यूथ एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए 10 लाख जॉब्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी चीज़ें हैं जो कि
अभी हम 10 लाख जॉब्स की अगर बात करें तो कुछ डिटेल बताया जाएगा कि भाई कैसे आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए कि बीपीएससी की बात करें तो लगभग उनको जो 49,000 सेवाओं के लिए उनको अधियाचना आया होगा। सॉरी, यहाँ पे बिहार कर्मचारी चयन के लिए 29,100 एंड बीटीएससी के लिए बिहार टेक्निकल सेवा आयोग के लिए यहाँ पर 12,000 तथा टोटल आप देखोगे तो इतने पदों के लिए अधियाचना भेजी गई है। ठीक है, चलिए अभी बिहार पुलिस के लिए भी आप देखिए तो इतने 75,543 पदों का सृजन करने की स्वीकृति दे दी गई। अब देखिए जो बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बम्पर पुरस्कार मिल सकता है आपको, जॉब की है तो इतनी सारी वैकेंसी सिर्फ आपको इसलिए बताई गई है कि चलो वैकेंसी आ रहा है। ठीक है, आप इनका यूज़ कर सकते हैं। देन टीचर्स की नियुक्ति की गई है, तो ऐसा आप देख रहे हैं कि इन चीज़ों को दिखा रहे हैं। वैसे अगर आप प्योर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो इनको एम्प्लॉयमेंट, अगर इकोनॉमिक टर्म्स में इनको एम्प्लॉयमेंट नहीं माना जाता है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट इज चॉइसेस, अपॉर्चुनिटी देना। ठीक है, दीज आर इतनी जॉब्स मिल रही हैं। चलिए अब ये सारी चीज़ आप देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए इसलिए है क्योंकि एज ए स्टूडेंट पर्सपेक्टिव भी आपको पता होना चाहिए कि वैकेंसीज आ रही हैं, तो आप जम के तैयारी कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आप यहाँ पे डेटा 10 लाख याद रखेंगे एंड 32% यूथ पॉपुलेशन है, ये दोनों याद रखिएगा। बाकी इन डेटा का कोई खास मतलब है नहीं, तो अभी नहीं याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ठीक आपको दिखाना था इसलिए मैंने डाल दिया। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। यू हैव टू डिफरेंट प्लेसेस को डिस्ट्रिक्ट के साथ मैच करना है। कजरा, भागलपुर, पिरपैंती, लखीसराय, तो इसमें से बताना है कि कौन सा मैच सही है कौन सा गलत है। चलिए जल्दी बताइए। तो आंसर है इसका नन ऑफ द अबव। क्यों? क्योंकि कजरा जो है वो लखीसराय में है और पिरपैंती जो है वो भागलपुर में है। अब इन दोनों का क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बजट में इन दोनों का मेंशन है। यहाँ पे सौर ऊर्जा उत्पादन का बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे 2 प्लांट लगाए जाएंगे। कितने वो वाट का? 450 मेगावाट का ये प्लांट बनाया जाएगा। ठीक है, कचरा जो है लखीसराय में, पिरपैंती जो है भागलपुर में। ठीक है, तो इस तरह जो बजट, जो सरकारी डॉक्यूमेंट होता है उससे भी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, तो इस टाइप का भी प्रैक्टिस आप कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजिकल मॉडलिंग सेंटर। फिजिकल मॉडलिंग सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? ऑप्शंस आर कुर्सेला, सिमरिया, वीरपुर, none of the above, more than one। देखिए आंसर है इसका वीरपुर। वीरपुर कहाँ है? देखिए यहाँ पे हम आपको वीरपुर दिए हैं, यहाँ पे ऑप्शन में सुपौल भी आ सकता है। ठीक है, क्योंकि जो वीरपुर है वो सुपौल के अंदर आता है। अब ये क्या है फिजिकल मॉडलिंग सेंटर? फिजिकल मॉडलिंग सेंटर जो है ये सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन द्वारा बनाया जा रहा है। यहाँ पे क्या है, ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन की तरह होगा। इससे हमको ये पता चलेगा कि जो हमें फ्लड वाटर मैनेजमेंट के लिए यहाँ पे डेटा मिलेगा, उससे मदद मिलेगा। ये इंडिया का ओनली सेकेंड नंबर पे है, सेकेंड इंस्टीट्यूट है ऐसा। इससे पहले पुणे में वाटर रिसर्च के लिए एक इंस्टीट्यूट है, उसके अलावा हमारे बिहार में सुपौल में वीरपुर जगह में है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अदर चीज़ों को देखिए, कुर्सेला जहाँ पे कोसी मिलती है, ठीक है, गंगा से। सिमरिया, ये सिमरिया घाट अगेन गंगा के तट पे है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बनाना है विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव ऑफ बिहार विल रिसीव CPIB अवार्ड 2022। CPIB क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर।
तो जल्दी जल्दी आंसर बताइए मुझे। चलिए मैं आपको आंसर बताता हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो है मोर देन वन ऑफ द एबव आंसर, ये कैसे हुआ? क्योंकि अवार्ड जो है गंगा जल आपूर्ति मिशन एंड रबर डैम एट गया जी जो फल्गु रिवर पे बनाया गया है, उन दोनों को ही मिला है। ठीक है, ये देखिए ये रबर डैम है फल्गु रिवर पर। मोर देन वन ऑफ द एबव की क्वेश्चन जो हैं वो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ये भी ऑप्शन रहता है, क्योंकि 68 से चेयरमैन सर ने बोला भी इसको हम एक्टिव बनाएंगे, तो ऐसे जो भी 2-3 ऑप्शंस वाले हैं उनको भी आप याद करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि रबर डैम एट गया जी में जो टूरिस्ट फुटफॉल है वो भी बहुत बड़ा है इसके कारण। गंगा जल आपूर्ति मिशन में आप देखिएगा कि कैसे जो पानी है वो जिन एरियाज में पानी नहीं है वहाँ पे पहुँच रहा है। ठीक है, साउथ बिहार की जो प्रॉब्लम थी ड्रिंकिंग वाटर की वो भी सॉल्व हो रहा है इससे। चलिए, व्हाट इज द गवर्नमेंट टारगेट फॉर ग्रीन कवर? बताइए, चार ऑप्शन है आपके पास, 9%, 15%, 17%, मोर देन वन ऑफ द above, नन ऑफ द above। सो द आंसर इज 17%। आंसर 17% है। अब देखिए जब हमने अभी 15% क्या है, प्रेजेंट जो हमारा 15% का टारगेट हम अचीव किए हैं अभी तक। 17% क्या है, 17% हमको भविष्य का टारगेट है। ठीक है, ये दोनों ग्रीन कवर के लिए आपको याद रखना है डेटा। दोनों में से कोई भी पूछ सकता है, तो 15% एंड 17% दोनों किस लिए है वो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, ईस्टर्न इंडिया का लार्जेस्ट एलपीजी बॉटलिंग प्लांट कहाँ स्टैब्लिश किया जा रहा है? ठीक है, हैज बीन एस्टैब्लिश एट, कहाँ स्टैब्लिश किया गया? ऑप्शन बरौनी, पटना, गया, नन ऑफ द मोर देन वन। जल्दी बताइए आंसर। तो आंसर है बरौनी। ठीक है, बरौनी में 550 करोड़ के निवेश में पूर्वी भारत का सबसे बड़ा एलपीजी बॉटलिंग सेंटर बनाया बनाए जाने की शुरुआत हो गई है। ठीक है, आपको पता है बरौनी में क्या है? इस रिफाइनरी है बरौनी में। ठीक है, तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ हो सकता है। अभी देखिएगा एक नोट करने की बात है कि अगर ईस्टर्न इंडिया है तो ये हो जाएगा, अगर सिर्फ इंडिया है तो क्या है, इसका आंसर बिहार की जगह बंगाल पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इस बंगाल में लार्जेस्ट एलपीजी बॉटलिंग प्लांट है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, रोपवे की बात करते हैं। तो टूरिज्म वाज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग जिसको बढ़ावा कर देना चाह रही थी बिहार सरकार। टूरिज्म में रोपवे एक इम्पॉर्टेंट है, तो रोपवे के बारे में एक क्वेश्चन देख लेते हैं। कितने रोपवे स्टार्ट करने वाली है बजट के अकॉर्डिंग? तो कितने रोपवे स्टार्ट करने वाली है? तो ऑप्शन है 26 टू, नन ऑफ द अबव। जल्दी बताइए जल्दी तुरंत, आंसर क्या है? 6 रोपवे बनाने वाली है। अब ये जो 6 रोपवे वो, एक तो नंबर याद कर लीजिए कि 6 रोपवे हैं। रोपवे क्या है, बहुत ईजी है, दो पहाड़ है मान लीजिए, तो इन दोनों के बीच आपको कनेक्ट करने के लिए रोपवे बना सकते हैं। ठीक है, या फिर आपको पहाड़ है एंड ये ज़मीन है, यहाँ पर भी आपको ऊपर जाने के लिए आप रस्सी का ट्रॉली के सहारे आप जा सकते हैं, ये रोपवे है। 6 रोपवे भी बजट के अनुसार अभी बनाए जाएंगे। रोपवे कहाँ पे बनाए जाएंगे, तो किन किन जिलों में बनाए जाएंगे वो इम्पोर्टेंट है। रोपवे आप देख सकते हैं, ये रोपवे है। ठीक है,
3 तो आपको राजगीर गया में ही बनाया जाएगा, और 3 और कहाँ बनेंगे, 3 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट प्लेस में, जहानाबाद, कैमूर एंड रोहतास। तो सबसे पहले आप 6 नंबर याद कर लीजिए, उसके और डिटेल में जाएंगे तो क्या याद रखना है, डिस्ट्रिक्ट्स, गया में 3, जहानाबाद, कैमूर, रोहतास में एक एक। अब इसके अंदर भी देखिए कि 3 गया में कहाँ पे, तो प्रीतशिला पर्वत, ठीक है, डुंगेश्वरी पर्वत एंड ब्रह्मयोनी पर्वत, ठीक है। तो 3 हो गया, डुंगेश्वरी, प्रीतशिला एंड ब्रह्मयोनी पर्वत। अगर जहानाबाद की बात करें तो यहाँ वानावर पर्वत पे, एंड अगर कैमूर की बात करें तो मुंडेश्वरी पर्वत। देखिए कैमूर, मुंडेश्वरी एंड यहाँ पे डुंगेश्वरी, तो दोनों का अंतर याद रखिएगा, रोहतास में रोहतासगढ़ फोर्ट पे, ठीक है। तो ये चीज आप याद रख सकते हैं 3 स्टेजेस में। पहला 6 नंबर याद रखेंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट याद करेंगे। डिस्ट्रिक्ट में आप बता सकते हैं कि 3 गया में, बाकी जहानाबाद, कैमूर एंड रोहतास में आपका एक एक, ठीक है। एंड लास्ट में आप देख सकते हैं कि अंदर कहाँ कहाँ है डिटेल में, तो डिटेल भी आप याद कर सकते हैं, इनमें से कुछ भी आ सकता है आपको। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए एक नज़र आप मार लीजिए, क्योंकि दिस कुड बी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस। देखिए ये तो आप देख रहे हैं, लास्ट ईयर भी बहुत इंपॉर्टेंट था, ब्रह्मयोनी पर्वत, प्रीतशिला पर्वत, ठीक है। एंड गया से रिलेटेड तो सारी टूरिज्म में रहना ही है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। राजगीर, देन आपका जहानाबाद एंड कैमूर रोहतास। कैमूर रोहतास जो है वो आपका, इधर आप बात करेंगे तो वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में, साउथ वेस्ट में ये दोनों कॉर्नर में डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कैमूर में बात करें तो इफ़ यू सी द फॉरेस्ट कवर, तो यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। कुछ भी ऐसे करके आप याद करने को बना सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, व्हाट इज द परसेंट ऑफ पॉपुलेशन बिहार डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि दिस क्वेश्चन एग्रीकल्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्रीकल्चर का आप देखते थे जीएसडीपी में वेटेज था अराउंड 26% का, ठीक है। उस तरह जो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो वर्क कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, वो भी इंपॉर्टेंट डेटा है। तो ऑप्शन है आपके 76, 58, लेस देन 50%, नन ऑफ द अबव, मोर देन अबव। चलिए तुरंत आंसर बताइए। आंसर इज 76%, ठीक है। 76% हमारा आंसर है, बजट डॉक्यूमेंट में ये दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए, अभी आपको देखना है कि कैसे आप आंसर पे पहुंचिएगा। तो जैसे ये एक ऑप्शन आपको नहीं भी पता है, तो आप देखिए लेस देन 50% तो आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि बिहार में बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंसी है एग्रीकल्चर पे। अब बच गया 58%, ये भी थोड़ा नियर है, तो अब ये 76% पे आप पहुंच सकते हैं। तो इस तरह ऑप्शन एलिमिनेशन भी आपको सीखना है। ऑप्शन एलिमिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेशन इज द की। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, स्वच्छ भारत के ऊपर है, स्वच्छ भारत अर्बन। अब इनमें से कुछ विच हैज गॉट द स्टेटस ऑफ बिहार फर्स्ट गार्बेज सिटी फ्री, गार्बेज फ्री सिटी। तो ऑप्शन है सुपौल, पटना, सहरसा, नन ऑफ द अबव। तो बताइए क्या होगा। चलिए आंसर है सुपौल, ठीक है। अभी फर्स्ट गार्बेज फ्री सिटी का टैग सुपौल को मिल गया है। अब गार्बेज फ्री टैग से पहले आप देखिए स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन 2 पार्ट में डिवाइडेड है, अर्बन एंड रूरल। अब ये यहाँ से क्वेश्चन आने की क्यों चांसेस है, क्योंकि दिस इज द फ्लैगशिप स्कीम ऑफ सेंटर। स्वच्छ भारत अभियान सेंटर का एक फ्लैगशिप स्कीम है, उसको हम फॉलो कर रहे हैं। प्लस आप देखिए स्वच्छ सर्वेक्षण,
उसका डेटा निकलता है। सर्व सेक्शन में देखते हैं मोस्टली कौन सिटी टॉप करती है इंडिया में, जल्दी बताइए। तो इंदौर टॉप कर रहा है, ठीक है। हमारे यहाँ बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है नहीं। अगर इस टाइम पे कोई सिटी कोई अच्छा परफॉर्म करता है तो डेट बिकम्स इम्पॉर्टेंट, तो यहाँ पे इसीलिए इसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। तो फर्स्ट गार्बेज फ्री सिटी सुपौल होती है। अब ये स्वच्छ भारत मिशन में जो ये सर्टिफिकेट इशू कर रहा है वो कौन कर रहा है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स। ठीक है। देन वील ऑल्सो फाइंड कि ये सिटी का रेटिंग कैसा होता है। सिटी का रेटिंग 1 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार, 7 स्टार ऐसे करके होता है। 1 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार, 7 स्टार। और यहाँ पे जो सुपौल है उसको कौन सा स्टार में मिला है? उसको 1 स्टार में मिला है, ठीक है। तो अगर 1 स्टार कौन सा स्टार मिला है तो ये भी आपको पता होना चाहिए किसने दिया है। तो ये अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने, किसके अंदर आ रहा है ये? स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, एंड कौन सा है? सुपौल। अब इतना चीज़ तो देख लीजिए। देन आप जब भी पढ़े तो आप देखिए, एक तो आप देखेंगे कि कैसे रिलेट करना है। तो आपको याद करने के लिए सुपौल यहाँ पे है। इससे पहले हम सुपौल का कहाँ पढ़े थे? वीरपुर में पढ़े थे कि फिजिकल मॉडलिंग सेंटर है। तो आप जब भी डिस्ट्रिक्ट के बारे में सोचे तो ऐसे सोचे कि ठीक है भाई, ये चीज़ इस डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। इससे क्या होगा कि आपका रिमेम्बरिंग में बहुत मतलब मदद मिलेगी आपको, ठीक है। दूसरा तरीका मैं आपको एलिमिनेशन की बात कर रहा था। तो यहाँ पर देखिए कि क्या हो सकता है, इन तीनों में क्या आंसर जा सकता है। देखिए पटना का जनरली हम देख रहे हैं कि मोर नाम सुन रहे हैं गंदगी में, ठीक है। तो ये चीज सफाई में तो नाम आ सकता नहीं। तो अब आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है। तो अभी एटलीस्ट आप एक ऑप्शन तो छांट दिए ना, अगर आप थोड़ा सा ब्रेन का यूज किए। तो अब देखिए यहाँ पे आपका अगर 3 ऑप्शन है तो 33% निकल गया। वो अलग बात है कि आप बोल सकते हैं कि इन दोनों में भी हो सकता है, पर अभी हम एक समय अगर ऐसे 3 ऑप्शन मिलता है और हमें चूज करना है तो मान अभी आप एज्यूम कर सकते हैं कि अगर ये दोनों नहीं बचता है तो भी अगर आप एक को भी एलिमिनेट कर देते हैं तो 33% चांसेस आपके बढ़ जाते हैं सही होने के। वो बात अलग है कि अगर आपको आता है 100% तब तो सही बात है, लेकिन अगर आप एलिमिनेट कर पा रहे हैं एक दो ऑप्शन भी तो यू शुड गो फॉर द आंसर, क्योंकि अटेम्प्ट आपका मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे आप, जितना भी मैक्सिमाइज हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर सुपौल है। अब इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि हुआ है, वो क्या है? पीएमसी। पीएमसी क्या है? पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। तो पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है उन्होंने क्या लॉन्च किया? वो गार्बेज फर्स्ट टाइम ड्राइव लॉन्च किए हैं ताकि सिक्योर करे गार्बेज फ्री टैग का। इसका मतलब ये गार्बेज फ्री टैग अभी मिला नहीं है, वो ड्राइव लॉन्च किए हैं ताकि उनको गार्बेज फ्री का टैग मिल सके। मतलब कुछ ऐसे इनिशिएटिव लेंगे जिसके कारण कि उनको गार्बेज फ्री का टैग मिले। अब यहाँ पे एक और काम हुआ है, पहली बार डेस्कटॉप असेसमेंट में ये क्वालिफाइड हुए हैं। स्वच्छ भारत मिशन के अंदर एक डेस्कटॉप असेसमेंट होता है, ठीक है। अब उसमें पहली बार ये सेलेक्ट ही हो पाया है पटना, ठीक है। फर्स्ट टाइम इट हैज बीन क्वालिफाइड फॉर, मतलब कि आपको अभी तक आपका इस असेसमेंट में आपको नंबर भी नहीं था, पहली बार आपको यहाँ पे नंबर मिलेंगे डेस्कटॉप असेसमेंट में, ठीक है। अब किस कैटेगरी में? इन गार्बेज फ्री सिटी कैटेगरी में और वाटर प्लस कैटेगरी में। तो यहाँ पे दो चीज़ें कि पहली बार आप इस असेसमेंट में शामिल हो रहे हैं, एंड व्हाट आर द टू कैटेगरीज? द टू कैटेगरीज आर गार्बेज फ्री सिटी कैटेगरी एंड वाटर प्लस कैटेगरी, ठीक है। तो आप ऐसे भी देख रहे हैं, अगर आपको ये न्यूज़ पता है कि पहली बार यहाँ पर ये सेलेक्ट ही हुआ है तो यहाँ पे आप इसको एलिमिनेट कर सकते थे पटना, क्योंकि अभी तो ये सेलेक्ट ही हुआ है, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप आंसर कर सकते थे। चलिए, देख रहे हैं कैसे पटना में ये चीज़ शुरू किया गया है। तो हमने यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लिए हैं, प्लस हम यहाँ पर
जितने भी इम्पॉर्टेंट जो डेटा था वो याद कर लीजिए। इम्पॉर्टेंट डेटा को आप एक बार देख लीजिए। सबसे पहले जो बजट एक्सपेंडिचर है, कितने का बजट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 1 डेटा। नंबर 2 में आप फिजिकल डेफिसिट, ठीक है, परसेंटेज टर्म एंड एग्जैक्ट नंबर, देन रेवेन्यू डेफिसिट। ये 3 चीज़ तो आप याद करेंगे ही करेंगे, बाकी चीज़ आप याद करें चाहे नहीं करें, बट ये चीज़ आपको याद रखना है। देन कुछ स्पेशल स्कीम्स, जैसे कि 7 निश्चय में कितने था, 5,000 करोड़, ठीक है, इसका डेटा 2.98। देन सरप्लस यहाँ पे कितना था, रेवेन्यू सरप्लस 0.52, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है जिसको आपको याद करना है। स्वच्छ भारत 7 निश्चय के अंदर 5,000 करोड़, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आप, ये जो 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देन आप देख सकते हैं कि किस सेक्टर में हमने देखा था सोशल सर्विस में सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर था, डेट वाज 38%। देन आप एक और चीज़ इसमें याद रखेंगे कि सबसे ज़्यादा आउटले किस में था, एजुकेशन डिपार्टमेंट में, उसमें सर्व शिक्षा अभियान में सबसे ज़्यादा था, ठीक है। देन अगेन अदर इम्पॉर्टेंट, पीएमसीएच में बेड्स बढ़ाने के लिए, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बनाने के लिए क्या कितनी बजट फंडिंग था, वो भी थोड़ा थोड़ा आप देख सकते हैं। बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है, यहाँ से आप डेटा देख लेंगे। देन क्या क्या चेंजेस हुआ है, मैंने आपको एमसीक्यू करा है, उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। आई थिंक इसके बाद बजट में आपका मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएगा आपका। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।